नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बुलेटिन में विस्तार से तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले एक नजर में आपको दिखाएंगे वो तमाम बड़ी खबरें जिनके बारे में इस बुलेटिन में चर्चा होने वाली है। देश में एनआईए की छापेमारी पर सबसे पहले जिक्र होगा, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। 122 से ज्यादा लोकेशंस पर यह कार्रवाई चल रही है। क्या कुछ अपडेट है, सीधे आप तक पहुंचाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण खबर छत्तीसगढ़ से जुड़ी होगी। 300 शेल कंपनियों के खिलाफ सेंट्रल जीएसटी की टीम ने एक्शन प्लान बनाया है। क्या कुछ होगा इस प्लान के तहत, ये जानकारी भी आपको देंगे। तीसरी, ग्वालियर हाईकोर्ट से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, जिसने जमानत के लिए एक अनूठी शर्त रखी है, वो भी विस्तार से बताएंगे कि शर्त क्या है। चौथी खबर बिहार से जुड़ी हुई, बागेश्वर सरकार की कथा का आज आखिरी दिन है और यहां पर असामाजिक तत्वों की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, इस बारे में भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। पांचवी खबर कर्नाटक से जुड़ी हुई, कांग्रेस की जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल अभी भी बरकरार है। अभी तक असमंजस में स्थिति, संशय अभी भी है। क्या कुछ आगे होने वाला है, इसे लेकर भी आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। फिलहाल दिल्ली से बड़ी खबर पर चर्चा। एनआईए की बड़ी रेड यहां पर देखने को मिल रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की तरफ से देश भर में कई ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर कई लोकेशंस पर एनआईए की टीम एक साथ दबिश देने पहुंची। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकियों और टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में ये छापेमारी हो रही है। 122 से ज्यादा लोकेशंस है देश भर में जहां पर ये कार्रवाई चल रही है निरंतर। 6 राज्यों में 122 लोकेशंस पर यह कार्रवाई। कई बड़े खुलासों की उम्मीद जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के भी कई लोकेशंस हैं जहां पर एनआईए की टीम ने दबिश दी है। बीते दिनों भी देश भर में एनआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिला और एक बार फिर से सिलसिलेवार कार्रवाई। टेरर फंडिंग से जुड़ा केस हो सकता है। खालिस्तानी आतंकियों से जुड़े हुए कई सारे इनपुट्स प्राप्त हुए और इसी के बेसिस पर एनआईए की टीम एक बार फिर से दबिश देने पहुंची। 122 से ज्यादा लोकेशंस देश भर में, 6 राज्य इसमें शामिल हैं। मध्य प्रदेश का नाम भी सबसे पहले सामने आया था और अब भी इस एनआईए की रेड में मध्य प्रदेश शामिल है। और रायपुर से अगली बड़ी खबर की ओर रुके रहेंगे, जहां सेंट्रल जीएसटी की टीम शेल कंपनियों के खिलाफ एक अभियान शुरू करने वाली है। विस्तार से इस पर जानकारी आपको दें। छत्तीसगढ़ की 300 कंपनियों की जांच होने वाली है। फर्जी पंजीयन की शिकायतों पर यह जांच होगी। केंद्र से 300 कंपनियों की सूची मिली है और जो लगातार तमाम शिकायतें मिल रही थी, इसके आधार पर रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या कुछ प्रक्रिया पहले निभाई गई, क्या रजिस्ट्रेशन असली है या फर्जी है, इसकी भी जांच अब जीएसटी की टीम करेगी। तो 300 शेल कंपनियों पर जांच को लेकर ये बड़ी कड़ी सामने आती हुई 300 ऐसी कंपनियां हैं जिनकी सूची केंद्र की तरफ से मिली है। तो कंपनियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और केंद्र की तरफ से जो सूची आई है उसमें भी 300 कंपनियों का नाम शामिल होना एक बड़ा पहलू है। क्या कुछ आगे जांच में होगा, क्या कुछ तथ्य फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर सामने आए, इसलिए कि ममता लांजेवार से इस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। ममता, जीएसटी का कड़ा एक्शन यहां पर शायद अब देखने को मिलेगा। क्या कुछ होना है इस कार्रवाई के तहत? देखिए, सेंट्रल जीएसटी की जो टीम है उसने एक बड़ा अभियान शुरू किया है और 300 के करीबन जो कंपनियां हैं उसकी जांच होगी और शेल फर्जी पंजीयन की शिकायतों की शिकायतें की गई है और उसी की जांच होगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो शेल कंपनियों के खिलाफ लगातार अभियान शुरू होगा और केंद्र से ये सूची मिली हुई है और लोगों ने जो शिकायतें की हैं, फर्जी शेल कंपनियों की शिकायत की है, फर्जी पंजीयन की जो शिकायत की है, तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में जो है इन कंपनियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में जो है वो टीम जो है वो कार्रवाई करेगी और इसको लेकर अभियान जो है वो जल्द शुरू किया जाएगा। हम लगातार देख रहे हैं कि लगातार जो है वो राज्य में इस तरह की कार्रवाइयां जो है वो लगातार हो रही हैं, अलग अलग तरीके से दबिश दी जा रही है, लेकिन अब जो है वो बड़े पैमाने पर इन कंपनियों को जो है एक तरह से कहें कि उन पर निगरानी रखी गई थी और उसके बाद में अब शिकायत के आधार पर जो शिकायतें केंद्र में की गई थी उसके आधार पर 300 जो कंपनियां हैं उनकी सूची मिली है और उन कंपनियों पर अब ताबड़तोड़ जो छापे जो है वो देखे जा सकते हैं। जी, निश्चित तौर पर देखना होगा कि इस कार्रवाई का अंजाम ममता क्या होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, लेकिन जो शिकायतें प्राप्त हो रही थी उसे आधार मानकर अब ये कार्रवाई ताबड़तोड़ छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे ग्वालियर की बड़ी खबर का, जहां पौधे लगाने की शर्त पर जमानत दी गई है। हाईकोर्ट में हत्या की कोशिश के आरोपी को जमानत दी गई। शिवपुरी निवासी विजय भान को 25 पौधे लगाने की शर्त पर जमानत मिली है। विजय भान को 30 दिन में 25 पौधे लगाने होंगे और पौधे लगाने की रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करनी होगी।
शिवपुरी के भौती थाने में विजय भान पर केस दर्ज हुआ है। 307 का एक केस है। 6 फरवरी को गिरफ्तार हुआ था विजय भान और शिवपुरी जिला अदालत ने जमानत आवेदन खारिज किया था, लेकिन इसके बाद ये शर्त रखी कि 30 दिनों में 25 पौधे अगर विजय भान लगाता है तो उसे जमानत दी जाएगी, जो कि उसने स्वीकार कर लिया। ग्वालियर हाईकोर्ट की तरफ से अनोखी शर्त। मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर होगा। तो एक तरफ बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का हिंदू राष्ट्र वाला ये बयान और दूसरी तरफ बाबा का विरोध लगातार बिहार में चल रहा है। पटना में आज एक बार फिर से बागेश्वर बाबा के पोस्टर पर काले पोती गई है। असामाजिक तत्वों ने बाबा बागेश्वर की तस्वीर पर काले पोती अपशब्द लिखे हैं। इस घटना की लाइव तस्वीरें भी सामने आई हैं। रात के अंधेरे में कुछ असामाजिक तत्वों ने बाबा बागेश्वर के पटना में लगे पोस्टर्स पर काले पोत दिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इनकम टैक्स चौराहे पर बाबा बागेश्वर की पोस्टर पर काले पोती गई और इनकम टैक्स चौराहे से इस खबर पर ज्यादा जानकारी भी संवाददाता रवि एस नारायण दे रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। रात की तस्वीरें जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं, काले पोती गई, अपशब्द लिखे गए। विरोध लगातार बिहार में बाबा बागेश्वर का चल रहा है। उसी सिलसिले में ये तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रवि एस नारायण। बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आगमन के बाद से ही सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसके विरोध का जो तरीका है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज जो तस्वीर सामने निकल करके आई है वो बेहद ही गंभीर है, क्योंकि आप जरा देखिए कि पूरे पटना में जो तमाम जो पोस्टर बाबा बागेश्वर के लगे हुए थे, उन पोस्टरों में उनके चेहरे पे कालिख लगा दी गई है। काले रंग से वहां पे कलर कर दिया गया है और साथ में आप देखेंगे कि वहां पे 420 चोर तक लिखा गया है। ये जो लोग हैं, ये कौन से ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे इनकम टैक्स गोलंबर है और इनकम टैक्स गोलंबर के दूसरे तरफ अगर आप दिखाएं तो जितने भी पोस्टर लगे हुए हैं, एक सामने देखिए जो हनुमंत कथा की जो पोस्टर लगी है, वहां पे पूरे पोस्टर में सिर्फ जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं बागेश्वर बाबा, उनके चेहरे पे कालिख लगाई गई है। 420 लिखा गया है, यहाँ तक कि चोर तक लिख दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर उनके यहाँ आगमन से, हनुमंत कथा से अगर किसी को विरोध है या कोई बात है तो अपनी बातें कह सकते हैं, लेकिन इस ढंग के कालिख लगाना बेहद ही शर्मनाक है। आखिर वो कौन लोग हैं जो इस तरह का जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इस तरह का विरोध जता रहे हैं। इसे लेकर के आपको बताऊं कि तमाम राजनीतिक विरोध होते रहे हैं, बयानबाजियां होते रही हैं, जो आरजेडी हो या तमाम पार्टियां हो अपनी बातें कहते रहे हैं, लेकिन ऐसा विरोध कतई जो है वो ठीक नहीं है। क्योंकि किसी के भी आगमन से, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि जो भी कोई आता है उसे आने की इजाजत है, अपने अपने ढंग से अपनी बातें कहने की इजाजत है, लेकिन हाँ साथ में ये जरूरी है कि एक दूसरे के बीच अलगाव पैदा ना हो, आपसी भाईचारा की बातें की जाए। लेकिन इस ढंग का जो विरोध जो दर्ज किया जा रहा है वो बेहद गंभीर है। इससे पहले भी हमने देखा था कि पोस्टर जो है वो फाड़े गए थे, लेकिन इस बार जो है वो पोस्टर पर कालिख लगाई गई है, 420 लिखा गया है और यहाँ तक कि चोर तक लिख दिया गया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और अब आपकी टीवी स्क्रीन पर बाबा के विरोध की 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एक तस्वीर जिसमें से 10 मई की होगी, जिसमें बाबा के बिहार आगमन से पहले तस्वीरों को फाड़ा जा रहा था। ये तस्वीर आप देखिए। दूसरी तस्वीर बीती रात की, राजधानी पटना की सड़कों पर बाबा के पोस्टर्स पर कालिख पोती गई है। कालिख पोतने वाले असामाजिक तत्व पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर पोस्टर पर अपशब्द भी लिख रहे हैं। स्प्रे पेंट से पोस्टर के ऊपर बाबा को लेकर 420 और चोर लिखा जा रहा है। 2 तस्वीरें बाबा के विरोध की आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिहार में असामाजिक तत्व लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ये तस्वीरें प्रत्यक्ष करती हैं। और विरोध के बीच ही बागेश्वर बाबा ने बिहार में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की बात कही है। बाबा ने यह भी कहा है कि बिहार के 5 करोड़ लोग माथे पर तिलक लगाकर निकल लें
उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। बाबा के बयान पर बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई। हमारा जो संकल्प है वो भी अब बिहार से ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। बिहार में हनुमंत कथा कहने आए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की बात कही है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि बिहार से ही उनका संकल्प पूरा होता दिख रहा है। आज एक संकल्प लेकर घर जाना, जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। बाबा बागेश्वर के बयान पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। जगदानंद सिंह ने कहा कि संविधान के खिलाफ बोलने वालों को मैं देश का दुश्मन मानता हूँ। इनकी हालत तो आडवाणी जैसा अब तक बंद कर देना चाहिए, लेकिन अफसोस इन दंगाइयों को इस बिहार में आने दिया जा रहा है और सारे लोगों को भीतर नफरत फैलाने का काम हो रहा है। जहां जगदानंद ने आडवाणी की तरह बाबा को गिरफ्तार कर लेने की बात कही, तो दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि सबको अपने धर्म को मानने की आजादी है, बस माहौल नहीं बिगाड़ना चाहिए। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कौन रुकावट है? जो भी अपना धर्म की पूजा करे उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं, लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। हमको तो आश्चर्य लगता है, कब ये संभव है कोई कर सकता है। बाबा बागेश्वर जिस दिन पटना आए थे उस दिन भी हिंदू राष्ट्र की बात कही और मंगलवार को अपने पिछले बयान से 2 कदम और आगे बढ़ गए। जहां आरजेडी की तरफ से बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई, तो दूसरी ओर सीएम नीतीश ने खुलकर विरोध नहीं जताया। सवाल है कि क्या बाबा पर महागठबंधन में 2 राय है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और कर्नाटक की अब चर्चा करेंगे, जहां धमाकेदार जीत के बाद अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि सूबे का सीएम कौन होगा। मुश्किल यह है कि इस रेस में 2 बड़े नाम हैं और दोनों ही दावेदार भी हैं। पहला नाम राज्य में पार्टी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार का और दूसरे हैं सिद्धारमैया। ये दोनों ही नेता फिलहाल दिल्ली में हैं और आलाकमान के साथ इनकी बातचीत भी जारी है। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि डीके शिव कुमार चाहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कर्नाटक सीएम की जिम्मेदारी संभालें। कर्नाटक में जीत के बाद अब कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती राज्य का मुख्यमंत्री चुनने की है। 13 मई के बाद से लगातार इस पर मंथन चल रहा है, लेकिन अब तक फैसला नहीं किया जा सका। सीएम पद की रेस में 2 धुरंधर नेता हैं। राज्य में पार्टी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार और पूर्व सीएम सिद्धारमैया। दोनों नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाल रखा है और आलाकमान के सामने अपनी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। मंगलवार को डीके शिव कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं की यहां करीब 45 मिनट तक मीटिंग चली। डीके शिव कुमार के जाने के बाद खड़गे के आवास पर सिद्धारमैया पहुंचे। इन दोनों के बीच भी लंबी बातचीत चली। ये दोनों ही नेता कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी आलाकमान कौन सा रास्ता निकालता है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया अभी बढ़त बनाए हुए हैं। शिव कुमार के मुकाबले उन्हें 2 गुना विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उधर दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले डीके शिव कुमार ये साफ कर चुके हैं कि पार्टी चाहे जो जिम्मेदारी दे सकती है, मैं किसी को बैक स्टेप नहीं करूंगा और न ही मैं किसी को ब्लैकमेल करूंगा। I don't want to divide any MLAs, whether they are favor or whether they are not favor. Ours is a united house. Our numbers are 135 plus other independent associates. I don't want to divide anyone here. Whether they like me, whether they doesn't like me, I am a party president. I am a responsible man. I have to look everyone in a same eyes. Though I have 2 eyes, I should look everyone in a equally. That is our basic philosophy of Congress Party. You did not cross your party line, sir, at any cost of time. This is the final task. What is your opinion, sir? I will not do. Why should I do? Why should I cross my party line?
I will not backstab also. I will not blackmail also. That is, whoever want to have their culture, let they do and enjoy it. But why I should do? I will not do. कर्नाटक को लेकर दिल्ली से बेंगलुरु तक राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान और पार्टी के सीनियर नेता एक साथ बैठकर अंतिम फैसला लेंगे। न्यूज 18 के सूत्रों के मुताबिक बुधवार को कर्नाटक सीएम पर फैसला आ जाएगा और बेंगलुरु में इसका ऐलान किया जाएगा। दिल्ली से रवि सिसोदिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब खबर एक ऐसी हैवानियत की जिससे शायद अब से पहले आपने ना देखा होगा ना सुना होगा। जब एक पति अपनी तीसरी पत्नी को खुश करने के लिए या ये कहें कि दोनों के बीच झगड़े फसाद को खत्म करने के लिए एक वीडियो बनाता है, जिस वीडियो में कैद है वहशीपन और जो अपने 7 साल के बेटे का कत्ल कर देता है। बीवी को कहता है कि मैंने उसे मार दिया। आप भी सुनिए जल्लाद पिता का कबूलनामा लाइव। हाँ अंकल बनाया कैसे हत्या की थी? तो क्या उस वक्त तुमने उसको कुछ कहा थी अपने बेटे से? पहले तो वीडियो बनाया था, मतलब तेरी मम्मी मतलब ऐसे प्यार करती कि नहीं, तेरे को अच्छा लगती कि नहीं? उसने बोला कि नहीं। वो कत्ल करता है, वीडियो बनाता है, बीवी को भेजा मर्डर का सबूत, बेटे को मार दिया है, तीसरी पत्नी को पाने की चाहत। ऐसी हैवानियत देखी है कहीं? उसके बेडरूम से लेकर वॉशरूम तक बस बीवी के ही फोटो है। जाहिर सी बात है किसी की निजी जिंदगी है ये, भला उससे किसी का क्या लेना देना? हमें भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये हत्यारा बीवी को पाने के लिए, उसे घर वापस बुलाने के लिए इस हद तक हैवान बन गया जो रोंगटे खड़े कर देता है। खुद हत्यारे की जुबानी सुनिए, उसने किसका कत्ल किया और कत्ल का वीडियो क्यों बनाया। वीडियो बनाया ही नहीं बल्कि उसे बीवी को भी भेजा। सुनिए जरा। हाँ अंकल बनाया कैसे हत्या की थी? तो क्या उस वक्त तुमने उसको कुछ कहा थी अपने बेटे से? पहले तो वीडियो बनाया था, मतलब तेरी मम्मी मतलब ऐसे प्यार करती कि नहीं, तेरे को अच्छा लगती कि नहीं? उसने बोला कि नहीं। क्या बोला? वीडियो का तुमने अपनी वाइफ को भेजा? वीडियो भेजा? मैंने वाइफ को भेजा पर उसने ब्लैक लिस्ट में डाला था। ये हैवानियत रोंगटे खड़े कर देती है, ये वारदात झकझोर देती है। जब एक पिता अपने बेटे को ही मारने पर आमदा हो जाए, बेटे की जान ही नहीं लेता बल्कि उसकी मौत को मोबाइल में भी कैद करता है। करीब 7 मिनट का वीडियो भी बनाया। वीडियो में बच्चे से पूछता है, तुम्हें मम्मी प्यार करती है या नहीं? बच्चा कहता है नहीं, लेकिन 7 साल के प्रतीक को ये नहीं पता था कि उसका पिता उसे मौत की नींद सुला देगा। कैसे उसको मारा? प्रतीक को कैसे प्लान किया था? सुबह मैंने 14 तारीख को उस दिन मतलब मदर्स डे था, मैंने फोटो डाला था तो उसने फोन लगा बोला कुत्ते का फोटो क्यों डाला? मेरे बहन का फोटो मत डाला, तुमको कितनी बार मना कर। मैंने तो फोटो डिलीट कर दिया। ठीक है, वो शुरू से ही पसंद नहीं करी। मैं बीच में अगर महीने में एक बार अगर फोटो डाल देता उसका, अगर व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल देता या डीपी डाल देता तो झगड़ा हो जाता था। मतलब वो 8 महीने से वहाँ दूर है तो भी झगड़ा। अब सोचो कि घर में जब वो थी तो जब कितना झगड़ा होता हुआ आए दिन। इंदौर के तेजाजी नगर लिंबोदी शंकर मोहल्ले में एक पिता जल्लाद ही नहीं बना बल्कि वो अपनी हैवानियत की कहानी कैमरे के सामने सुना रहा है। ना तो आरोपी पिता शशिपाल मुंडे नशे में था बल्कि पूरे होशो हवास में उसने अपने बेटे की जान ले ली। तुम्हारा हाथ नहीं कांपे? बच्चे खुद की औलाद को मारते समय तुमने अपने बच्चे की हत्या किया, तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? तुम्हें हाथ बहुत कांपे, पर गुस्सा एक ऐसी चीज होती है कि सर भले अगर आप मेरे को भी मारना चाहते हो मार। नहीं तो बेटे ने तुमसे कहा होगा कि पापा छोड़ दो, क्यों मार रहे हो?
अच्छा, तुमने उस दिन क्या दारू पी शराब पिया था? तुमने कोई पार्टी भी किया था? नहीं, ऐसा कोई नहीं था। मौके पर जो मोबाइल प्राप्त हुआ उसमें लॉक नहीं था। मोबाइल की जांच की गई, उसमें एक बहुत ही दर्दनाक जो वीडियो आप लोगों ने भी देखा वो प्राप्त हुआ। ये स्पष्ट हुआ कि यह मोबाइल शशिपाल का है, मृतक के पिता का है। परिजनों से बात की, दादा दादी से बात की बच्चे के, उनने बड़ा स्पष्ट बताया कि शशिपाल का विवाद उसकी पत्नी से इस बच्चे को लेकर है। ये शादी उसकी तीसरी शादी थी, जिसमें लगातार उसको ये बताया जा रहा था कि या तो इसको यहाँ से हटाओ या इसको ख़त्म करो, तब जाकर मैं पुनः आके रहूँगी। इस तरह के दुष्प्रेरित और प्रोवोकेटिव मैसेज हमारे पर रिकॉर्ड पे भी है। सवाल है आखिर क्यों? दरअसल प्रतीक आरोपी की पहली पत्नी का बेटा था, जिसकी तीसरी पत्नी ममता यानी प्रतीक की सौतेली मां ये नहीं चाहती थी कि प्रतीक साथ रहे। वो उससे नफरत करती थी। पुलिस के रिकॉर्ड में भी ये बात है। पुलिस को देर रात सूचना प्राप्त हुई कि मोटरका के इस ढाबे पर उसकी उपस्थिति है। उस सूचना पे तुरंत गति से कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम वहां पहुंची, उसको गिरफ्तार किया गया। साथ ही महिला ममता और पायल को राजगढ़ जो उसके गांव नादनपुरा थाना तलेन से गिरफ्तार किया गया। मदर्स डे के दिन आरोपी और उसकी तीसरी पत्नी के बीच प्रतीक को लेकर विवाद हुआ और तैश में आए जल्लाद पिता ने तीसरी पत्नी की मोहब्बत में बेटे की बलि दे दी, ये कहकर कि गुस्सा आया तो मार दिया। कोई किसी के बच्चे के साथ भी ऐसा नहीं करता, ये तो सगा बाप था। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18।